गांव में खेत में था तो पास में एक बगीचे में एक बाबा रहता था। तो देखते लोग आ रहे हैं उसके पास पैसे देके जा रहे हैं उसको। मेरे पास कोई पैसा था ही नहीं, तो बाबा के पास में होंगे करीबन 1500 रुपए होंगे, ज्यादा भी नहीं था। उसको रात में आया, रात को गया और जाके सोते हुए बाबा के पत्थर मारा, उसको मार दिया। अब तो ये कहा जा रहा है, डिमांड भी की है कि 3 इयर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, 2 इयर्स वाला किया था, तो सक्सेस नहीं हुआ। मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो इसका कोई मैं तो नहीं आएगा जुडिशियल सर्विस के लिए। ओके। हस्बैंड ने और उसके बाद ससुर ने दोनों ने मिला के बहू को मार दिया। उसको मार के अपने मकान में ही सीढ़ियों के नीचे खड्डा खोद के गाड़ दिया और उसके पीएल में कह दिया कि वो पीएल गई थी मिलने गई। एक ऐसा लॉ ग्रेजुएट है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है और उसको ये जानना है कि मैं एक अच्छा वकील कैसे बन सकता हूँ, क्योंकि अगर एक नया लॉ ग्रेजुएट है जिसने अभी लॉ किया है और वो कहता है कि सर मैं कैसे अब क्या करूँ, आगे क्या करना चाहिए, मैं अपने आप को कैसे एक बेहतर वकील बनाऊँ। वो ऊपर यहाँ से शुरू कर दिया हिंदी में, मुझे वकील साहब ने आज आपके आने के लिए भेजा है। कितने साल हो गए प्रैक्टिस को? 5 साल हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लॉ क्राफ्ट जुडिशरी के आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ हैं श्री प्रकाश चंद जैन सर। सर का जो जुडिशरी का एक्सपीरियंस है वो मोर देन 34 इयर्स का है। सर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं राजस्थान की 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके साथ साथ सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। सर ने यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर किया था, प्री एंड मेंस। इसके साथ साथ सर अपने रिटायरमेंट के बाद में सर लॉ मिनिस्ट्री के साथ, लॉ डिपार्टमेंट के साथ काम कर चुके हैं। सर एक आर्बिट्रेटर के रूप में भी जाने जाते हैं, आर्बिट्रेशन में भी सर का एक सिग्निफिकेंट रोल है। इतनी सारी सर के जो अचीवमेंट्स हैं उनमें से एक अचीवमेंट मैं सर का आपको और बता देता हूं कि सर ने बुक्स भी लिखी हैं एक्साइज के ऊपर, इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो सर एक ऑथर भी हैं, आर्बिट्रेटर भी हैं, एक रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर भी हैं। और आज हम सर के साथ इस पॉडकास्ट में बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में एंड जुडिशरी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए, इस इंटरव्यू के लिए सर आपने टाइम निकाला। मैं आपने बुलाया, उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। आपने बुलाया तो अच्छा लगा, सबको कुछ अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बता सकूं मैं। जी सर। तो सर एक तो आपका एक्सपीरियंस इतना एनरिच्ड है कि आप जुडिशियल ऑफिसर रह चुके हैं, इसके साथ साथ आप प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे सर। आप कोटा में थे, आप टॉक में थे, जयपुर में थे, आपने झुंझुनू में थे इनफैक्ट। तो आपने राजस्थान के साथ अलग अलग एरियाज में काम किया है। तो सबसे पहला जो एक काम करते हैं, स्टोरी की शुरुआत शुरू से करते हैं कि आपको ये कब रियलाइज हुआ कि मुझे लॉ में आना है, जुडिशरी में आना है, इस सब की शुरुआत कैसे हुई? मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ जी। बीएससी मैंने भरतपुर से ही किया था जी। मेरे बड़े ब्रदर जयपुर में थे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे। बीएससी के बाद उन्होंने कहा कि नहीं तुम यहाँ आओ, यहाँ आकर के लॉ करो। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो लेकर आए, मैंने यहाँ आकर के फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ किया। लॉ करते करते जब साथ में, क्योंकि उससे पहले ये पता ही नहीं था कि जुडिशियल ऑफिसर्स क्या होते हैं क्या नहीं, लॉ करते हुए जब साथ में चर्चाएं होने लगी तब ये समझ में आया कि हमें जुडिशरी में जाना चाहिए। लॉ का उद्देश्य ये है कि हमें जुडिशरी में जाना चाहिए जी। उस समय ये मन भावना ही सबसे पहले लॉ करते हुए, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। बीएससी करी थी तो बीएससी करते उस समय तो यही था कि डॉक्टर बनना है। एक बार पीएमटी दिया, नहीं हुआ तो हमने दोबारा पीएमटी का नहीं, अब आगे बढ़ के आगे ही करना है, ये जर्नी रही। फिर कंपटीशन दिया और भी साथ साथ दूसरे कंपटीशन भी दिए, आईएएस का भी दिया, प्री के स्टेज को क्लियर भी किए। उसके बाद जब सेकंड बार जब आईएएस देने का टाइम आया तो उस समय मेरा आरजेएस में सिलेक्शन हो चुका था जी। तो आरजेएस में सिलेक्शन हो गया तो उस स्थिति में प्री करने के बाद मेंस की तैयारी करना संभव नहीं था जी। क्योंकि आरजेएस उस समय इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था जुडिशियल सर्विस में आने के बाद और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में कि आपको सारा काम अपने हाथ से करना है। ओके। उस समय जैसे आज स्टेनोग्राफर्स हैं, आज तो काफ़ी सुविधा है, उस समय ये भी नहीं होते थे। आपको विटनेस के बयान लिखने हैं तो अपने हाथ से लिखने हैं, जजमेंट लिखना है तो अपने हाथ से लिखना है, चार्ज बनाना है तो अपने हाथ से बनाना है। तो आप किसी को डिक्टेशन देने की पोजीशन में नहीं थे क्योंकि स्टेनो होते नहीं थे।
तो सारी फाइल घर पे लाके घर पे जजमेंट्स तैयार करना जी, इस कारण सेकंड चांस IAS का देना पॉसिबल नहीं हो पाया। हाँ। तो सर ये कौन से ईयर की बात है एग्जैक्टली जब आपका RJS का एग्जाम क्लियर हुआ था? RJS का एग्जाम 78 में 1978। हाँ, क्योंकि ये वैकेंसी 77 में निकली थी तो बैच कहलाता है 77 का बैच, पर 78 में एग्जाम हुए, सिलेक्शन हुआ और 2 जनवरी 79 को मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी। तो सर आपने तब प्रिपरेशन खुद से की थी, सेल्फ स्टडी की थी? सेल्फ स्टडी की थी। उस समय कोचिंग होती भी नहीं थी, वो टाइम ऐसा था, उस समय कोचिंग का सिस्टम नहीं होता था। आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो किसी टीचर से जाकर के घर पे आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती है। पर मैंने कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, सारी स्टडी सेल्फ स्टडी की। और सर तब भी क्या प्री मेंस इंटरव्यू तभी 3 स्टेजेस? नहीं, उस समय प्री मेंस का नहीं होता, मेन एक ही एग्जाम होता था, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता था। ओके, तो आपका सर कैसा रहा था जब आपका इंटरव्यू हुआ था? तब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। रियली बताऊं तो एक बार वो अभी तक याद आता है कि वो सारे बैठे थे, हाईकोर्ट जज भी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि 125 में क्या मदर एंटाइटल है क्या, मतलब पेरेंट्स भी इसमें एलिजिबल? CRPC में 125। हाँ, वो समय अमेंडमेंट के कुछ समय के बाद की बात है। तो बोले नहीं, उन्होंने कौन कौन एलिजिबल है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था उनका कि इसमें मेंटेनेंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो मैंने कहा वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स। तो वो उनका कहना था कि नहीं, पेरेंट्स नहीं है। बोले आर यू श्योर? मैंने कहा बिल्कुल। फिर उन्होंने उस समय बुक निकाली मेरे सामने, बुक देख के बोले यस यू आर राइट। तो ये आपका सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। फिर तब ट्रेनिंग का मॉड्यूल क्या था सर? ट्रेनिंग उस समय बहुत कम होती थी। हमारी ट्रेनिंग हुई 3 वीक्स ट्रेनिंग हुई थी OTS में, क्योंकि ट्रेनिंग की ऐसा अलग से कोई जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग का कोई इंस्टीट्यूट था नहीं। ओके। तो यहाँ जो OTS है जिसमें गवर्नमेंट के और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, RS की होती है, उसी में 3 वीक्स की ट्रेनिंग हुई। तो जुडिशियल ऑफिसर होते थे हमारे, वही ट्रेनिंग देते थे, केवल 3 वीक्स की थी। उसमें से 1 वीक तो जनरल फाइनेंस रूल्स और ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उनके लिए हो जाती है। 2 वीक्स की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद 2 वीक्स ट्रेनिंग होती थी जहाँ पोस्टिंग करते थे। पोस्टिंग ऑर्डर, उन पोस्टिंग ऑर्डर में रहता था, अब जाकर के 15 दिन वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग और उसके बाद वहीं पर पोस्टिंग का ऑर्डर। ओके। लेकिन सर अभी तो हम जो देख रहे हैं कि अब तो ये कहा जा रहा है, डिमांड भी की है कि 3 इयर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। वैसे जुडिशियल एकेडमीज हैं अभी। हाँ, तो जो 3 इयर्स प्रैक्टिस, इनफैक्ट जो नया रूल आ रहा है, तो प्रैक्टिस एडवोकेट प्रैक्टिस, हालांकि अभी ट्रेनिंग 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। जी हाँ। उस ट्रेनिंग का बहुत फायदा है, क्योंकि लॉ तो ठीक है, लॉ तो एग्जाम क्लियर किया है तो लॉ तो पढ़ाई है, तो लॉ पढ़ाने का कोई इतना पर्पज नहीं है। हालांकि वो उस समय पढ़ाते हैं सारा, पर मेन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब जो होती है वो ऑफिसर्स के साथ जाकर के बैठाते हैं, डायस पर ही जस्ट बैठे हैं उनके साथ में देते हैं। तो ऑफिसर्स उनको वर्क करवाते हैं कि आप इसमें चार्ज फ्रेम करो, ऑर्डर शीट लिखो, इश्यूज बनाओ, तो वो सारा उनसे खुद से करवाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है उसकी रिपोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट के पास ऑफिसर्स को भेज देते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में भेज दिए अपने 10 ऑफिसर्स इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो वो अलग अलग ऑफिसर्स के बाद डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं प्रिंसिपल, वो अलग अलग ऑफिसर्स के पास उनको भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। उनको वीकली रिपोर्ट देंगे हमने इनसे क्या क्या काम कराया जी। तो वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिमांड देना है तो रिमांड कैसे दें, तो वो ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जहाँ तक 3 इयर्स प्रैक्टिस का है, ये पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था, 2 इयर्स वाला किया था, तो सक्सेस नहीं हुआ। मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो इसका कोई मैं तो नहीं आएगा जुडिशियल सर्विस के लिए। ओके। क्योंकि ट्रेनिंग ऑलरेडी 1 साल की एकेडमी में हो ही रही है, एकेडमी में हो रही है, और एज एन एडवोकेट जो आपको ट्रेनिंग मिलती है उसमें और जुडिशियल ऑफिसर की ट्रेनिंग में बहुत फर्क पड़ता है। ओके। एडवोकेट के रूप में आपको ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, या तो आप किसी एडवोकेट के साथ जूनियर के रूप में काम करते हैं या किसी फर्म में काम करते हैं। तो कोई भी एडवोकेट आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, क्या करनी है। वो आपको कहेगा कोर्टों में जाके यहाँ से तारीख ले आओ, यहाँ जाकर के कह दो आज वकील साहब नहीं आ रहे हैं, यहाँ ये पेश करके आ जाओ। तो ये काम, तो इससे आपको अपने वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिकल खुद काम करें, ड्राफ्टिंग करें या कोई एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन करें, मतलब ये जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, तब तो उनको उसका अनुभव हो, पता लगे जी। पर केवल तारीख ले आना या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर आना, एप्लीकेशन दे आना, इससे उसको कोई प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं होता। और 1-2 साल तो कोई भी सीनियर एडवोकेट इससे ज्यादा कोई काम कराए
मेरे को नहीं लगता। सर एक अभी आपने जो बातें बताई उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। जैसे कि सर आपने एक पॉइंट बोला प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, तो हमारे जितने भी जो ऑडियंस है हमारे जो चैनल के वो सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम। तो सर आप खुद 4 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, तो सर एक बार आप प्लीज क्या रोल होता है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का वो अगर आप। जहाँ तक सीआरपीसी में तो कोई नाम ऐसा है नहीं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, नाम कोई डेजिग्नेशन किसी का नहीं है, पर जो मेन जो उसका मेन वर्क एज ए डिस्ट्रिक्ट जज होता है। बाकी जज स्पेशल जज के रूप में होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के होते हैं, पर उनका काम एज ए डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता, वो स्पेशल जज होते हैं जी। जब सीबीआई के हो गए तो वहाँ डीजे कैडर के हैं, पर वो सीबीआई जज हो गया। तो स्पेशल जज एंटी करप्शन के हो गए, फैमिली कोर्ट में हो गए, एमएससीटी में हो गए। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ही हैं, उनके अंडर में पूरे डिस्ट्रिक्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स और उनका स्टाफ आता है। ओके। उनके केसेस भी कोई ट्रांसफर एक दूसरे से करने हैं तो उनको करने हैं। ओके। क्रिमिनल में जुरिडिक्शन का कोई ट्रांसफर करना है तो डिस्ट्रिक्ट जज को सीजेएम डिस्ट्रिक्ट जज कंसल्ट करके करेगा, ऑर्डर निकालेंगे। तो ये जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो करने का है डिस्ट्रिक्ट जज के उससे ही होगा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइल्स किसी के कोर्ट में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केस पेंडिंग हो गए तो उनको दूसरी कोर्ट में शिफ्ट, किसी में कम है तो बैलेंस बराबर करने के हिसाब से केसेस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज को देखना है। ऑफिसर्स टाइमली आ रहे हैं, पंक्चुअलिटी है, कोर्ट सिटिंग की पंक्चुअलिटी है, ये सारा देखना, इंस्पेक्ट करना, ये काम डिस्ट्रिक्ट जज का है। एक्चुअल मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट भी देनी पड़ती है कि मैंने सडन इंस्पेक्शंस कहाँ का किए। ओके। सरप्राइज इंस्पेक्शंस करने जाना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में लोकल में जो ऑफिसर्स हैं वहां भी आउट उस शहर के बाहर जो कोर्ट्स हैं उनमें भी बिफोर टाइम जाकर के आपको सरप्राइज चेक करना है। 7 बजे की कोर्ट है सुबह, 7:30 बजे ऑफिसर को कोर्ट में बैठना है, तो आप 7 सवा 7 बजे वहां पहुंचोगे कि 7 बजे ऑफिसर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, 7:30 बजे पहुंचोगे कोर्ट में टाइम से बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो ये पंक्चुअलिटी ऑब्जर्व कराने का काम भी डिस्ट्रिक्ट जज का है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारे स्टाफ का ट्रांसफर में पोस्टिंग जो भी करना है वो सारा उसका ही। पहले तो हमारे टाइम में तो ये एग्जाम भी डिस्ट्रिक्ट जज ही कंडक्ट कराते थे। ओके। हर डिस्ट्रिक्ट के जो एलडीसी एग्जाम होते हैं उसी से बाद में प्रमोशन होते हैं जी। तो एलडीसी एग्जाम हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होते थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज ही कंडक्ट करवाते थे। ओके। क्लास 4 की भर्ती होना, तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पूरे डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कोर्ट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो डिस्ट्रिक्ट जज को ही करना पड़ता है। तो सर आपकी 34 ईयर्स की सर आपकी सर्विस रही अप्रॉक्स। तो मोर देन 34 ईयर्स जी, मोर देन 34 ईयर्स आई शुड से। तो इसमें सर कई केसेस ऐसे आए होंगे, कई बड़े इंटरेस्टिंग केसेस भी आए होंगे। इंटरेस्टिंग इन द सेंस जो ऑडियंस जिनको जानना चाहे कि ये केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व थे, या कोई फेमस पर्सन इसमें इन्वॉल्व था, तो सर ऐसा कोई केस आप हमारे साथ अगर शेयर कर सकें। लेटेस्ट तो बाकी तो ठीक है, केसेस तो बहुत आए, सब तरह के केसेस आते हैं, हर नेचर के केसेस आए, सभी तरह के किए हैं हमने। जुवेनाइल कोर्ट के भी किए हैं। अब जुवेनाइल कोर्ट का था, मैं सीजेएम अलवर था उस समय, एक जुवेनाइल को लेकर आए, वो से पूछा, जब बात की मैंने कि मर्डर का चार्ज था उस पर, तो बहुत छोटा बच्चा था कि मैं खेल रहा था, तो उससे जब पूरा उससे पूछा, जुवेनाइल में आते बच्चे से पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ क्या किया, तो मैं गांव में खेत में ही था, तो पास में एक बगीची में एक बाबा रहता था, तो देखते लोग आ रहे हैं उसके पास पैसे दे के जा रहे हैं उसको। मेरे पास कुछ पैसा था ही नहीं, तो बाबा के पास में होंगे करीबन 1500 रुपए होंगे, ज्यादा भी नहीं था। तो उसको रात में आया, रात को गया और जाके सोते हुए बाबा के पत्थर मारा, उसको मार दिया, उससे पैसे लिए। पैसे कहाँ गए, पैसा क्या किया, जलेबी खा ली, जूते पहन लिए, कपड़े ले आया, बस। तो ये बच्चों की भावना जुवेनाइल में ये कि उसको उसका कोई क्राइम करने के लिए उसको पैसे चाहिए जी। तो केवल इस आधार पर उसने कि मेरे को मिठाई खानी है, ये जूते पहनने हैं, कपड़े पहनने हैं, इसी एम के लिए उसने उसका मर्डर कर दिया। फिर क्या आपने क्या स्टेप लिए? उसको समझाया, सिखाया काफी, फिर उसके बाद जुवेनाइल करेक्शन होम में भेजते हैं तो भेजा उसको वहां पर उसको समझाया भी काफी, पर अब हो गया जो हो गया। उसके बाद में इसी तरह के केसेस तो काफी हर नेचर के आए थे। लेकिन सर ऐसे नहीं होता कि जब आप दिन भर कोर्ट में इतने सारे केसेस देखते हैं तो उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये सोसाइटी में क्या हो रहा है, या बड़ी वो नेगेटिविटी
या हम बोल सकते हैं कि आप देखते हो इतना क्राइम देखते हो, तो मतलब अपने आप को बैलेंस कैसे, मेंटल बैलेंस कैसे मेंटेन? नहीं, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती। वो काम करते हुए एक्चुअल होता ये है कि हमारे सोसाइटी से एक तरह से कट भी हो जाते हैं, और ये क्या सोसाइटी में हो रहा है, कितना क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह आपस में परिवारों में झगड़े हो रहे हैं, ये सब आता है। तो वो घर आने के बाद भी वो केसेस जी दिमाग में घूमते रहते हैं। होता भी है कि अब ठीक है, खाना वाना शाम को आने के बाद खाना वाना खाए, फिर तो आपको फाइल देखने बैठना ही है। तो वो 24 आवर्स दिमाग में केवल वो फाइल्स ही घूमती रहेगी, और उसमें क्या क्राइम की या आपस के फैमिली रिलेशंस की, क्योंकि आपस में फैमिली के हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, ये सारे आपस में भाई भाइयों के पार्टीशन सूट्स हैं, ये जब झगड़े अलग अलग तरह के आते हैं, तो ये भी है कि आजकल सोसाइटी कितना लेवल कितना गिरता जा रहा है कि किस छोटी छोटी चीज के लिए क्राइम पर आ रहे हैं, आपस में झगड़े बढ़ रहे हैं। तो वो ही दिमाग में रहता है, ये नहीं आता, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती। ये आता है कि हम कुछ करके इनका क्या कर सकें, बिल्कुल हम कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। अब जैसे मैं झुंझुनू में डिस्ट्रिक्ट जज था, वहाँ फैमिली कोर्ट अलग नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट जज को ही फैमिली कोर्ट का काम भी डिस्ट्रिक्ट जज ही करते। ओके। तो एक हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड सर्विस में था, PWD में जयपुर पोस्टिंग था, वाइफ भी टीचर थी, उनका करीब 22 साल से वो अलग रहते थे। उनके साथ मैंने 5 चैम्बर सेटिंग की, चैम्बर में उनको समझाने के लिए। उनकी बेटी थी जो करीब 16 साल की, 17 साल की, 18 साल, उसको बुलाया, उसके सामने कराया। तो 5-6 सिटिंग के बाद उनके समझ में आया कि हमारा फायदा साथ रहने में है। फिर वो गए, जाकर के अगली तारीख पर जब आए कि हम वापस साथ ही रहेंगे जी, उनको वहीं कोर्ट में माला पहनवाई, फिर वो मिठाई लेके आए कि सब मिठाई प्रसाद चढ़ा के आए हैं। तो इतना अच्छा लगा कि 22-23 साल से जो फैमिली अलग रह रही है उसको साथ वापस जोड़ दिया, उस बच्ची का भविष्य बन गया। उसकी हमने कहा शादी होगी तो उसको भी काफी बीच में रख करके कराया, पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये सर एक मतलब पर्सनल लेवल पे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन बहुत है जी। तो सर कई बार, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में कि आपके पास ऑब्वियसली सर, आप क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे मैटर भी आए होंगे जिनमें कि कैपिटल पनिशमेंट डिमांड की गई होगी, या कोई मीडिया का प्रेशर होगा, ऐसे भी मैटर सर रहे होंगे। मीडिया प्रेशर वाले तो कई आते ही हैं, वो तो कई बार हो जाता है। कैपिटल पनिशमेंट का जाए तो एक बार जरूर दिमाग में आया था, 1-2 केसेज हैं ऐसे। एक केस था, उसमें मेरे को याद आ रहा है कि मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्टिंग था मेरा, ADJ। तो वहां पर आया कि हस्बैंड ने और उसके ससुर ने, दोनों ने मिला के बहू को मार दिया। उसको मार के अपने मकान में ही सीढ़ियों के नीचे खड्डा खोद के गाड़ दिया, और उसके पीहर में कह दिया कि वो पीहर गई थी, मिल नहीं रही। सारे ढूंढने में लग गए उसको, ढूंढने 10 दिन तक सब ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली, ना पीहर में मिली ना किसी रिश्तेदार के। फिर पीहर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन किया और जब वो खुदाई करके उसकी जब वीडियो मेरे सामने पेश की, और वीडियो जब देखा मैंने, तब लगा कि इतना हीनियस क्राइम किया है। तो उस समय था कि इसको डेथ पनिशमेंट दिया जाए, बिल्कुल, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। तो वो दोनों ही ऑप्शन थे। हालांकि मेरा पता नहीं क्या हुआ, दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंने, पर उस समय था कि डेथ पेनल्टी भी दे सकते थे। तो वो कई फैक्टर्स दिमाग में रहते हैं, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया, पर ऐसे में डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। हीनियस क्राइम तो था ही जी, बिल्कुल हीनियस क्राइम था। और सर मतलब रेयरेस्ट टू रेयर भी इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं सर। लेकिन आपको लगा कि एक पता नहीं उस समय एक एक्सट्रीम स्टेप लेना, एक्सट्रीम स्टेप था। जैनिज्म हमारे आया है या क्या आया, कुछ कह नहीं सकता, पर ये था कि हाँ दे सकता था मैं, दे दें। मतलब सर हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो हमारा अपब्रिंगिंग है, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे हर फैसले पर पड़ जाता है। और वहीं तक लीगली नहीं, जहां पर आप डिस्क्रिशनरी जो स्टेज है वहां पर आप फर्क पड़ जाता है उसका। क्यों लॉ के हिसाब से तो आपको करना ही है, लॉ के आउट ऑफ लॉ तो जा नहीं सकते, पर उसमें कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग का या उसका फर्क पड़ता है। तो सर मतलब किसी तरीके का कोई ऐसा आपको कभी फील हुआ, कोई प्रेशर है? प्रेशर मेरे पास कभी नहीं आया, खासतौर से पॉलिटिकल प्रेशर हो या अपने ऑफिसर्स का प्रेशर हो, ऐसा प्रेशर मैंने कभी फील नहीं। सर जो मतलब एक्यूज्ड है उनकी साइड से, वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आपकी कोर्ट में लाए हैं, बेल की डिमांड हो रही है, और एक्यूज की तरफ से मतलब मेरे पास तो नहीं आया कभी। हालांकि ऑफिसर्स के, हमारे कई ऑफिसर्स, साथी ऑफिसर्स के पास भी कई बार चिट्ठियां आती थी। उस समय चिट्ठियां ही होती थी जी, धमकी वाली चिट्ठियां भी आती भी थी उनको,
पर उनसे डर के कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, पर्सनली मेरे पास कोई ऐसा कोई धमकी भरे चिट्ठियाँ नहीं आई, हालांकि केसेस तो बहुत तरह के थे सभी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में। पर हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, कई इंसिडेंट होते हैं, कोर्ट में भी हो जाते हैं इंसिडेंट, कोर्ट में भी होते हैं कई बार, कोर्ट में चप्पल फेंक देते हैं जी। हाँ, तो इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, हो सकते हैं, पर मेरे साथ में नहीं हुआ ये। बाकी ये मना नहीं कर सकते, पर इन सब पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हैं। तो आजकल इसीलिए कई इंसिडेंट हो गए कि चप्पल फेंक देते हैं, तो आजकल ये कर दिया, जब वो एक्यूज को लेके आए तो चप्पल बाहर उतरवा देते हैं, जो चप्पल बाहर उतार के आए, वो इसी केवल इस प्रिकॉशन के वजह से, पर इंसिडेंट हो जाते हैं। तो नहीं सर, अभी मैं इनफैक्ट मैंने सुना भी था कि दिल्ली में एक एक्यूज्ड ने जज के ऊपर कमेंट कर दिया था। हाँ, अभी आई थी, घटना आई थी। बिल्कुल। तो वो अब उनको ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते जी। तो उस समय उनके तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसने किया भी, कार्रवाई की भी उसके खिलाफ में। अब सर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, कि जब भी कोई लॉ ग्रेजुएट होता है, अब अभी हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे, आप बता भी रहे थे कि वो पहले एडवोकेट के पास जाता है, काम सीखता है। और सर आपने तो अपनी इतनी लंबी सर्विस में आपने एक से एक छोटे बड़े एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर हर तरह के आपने एडवोकेट्स देखे, आपने मतलब आपने अपने करियर में एडवोकेट्स को बनते हुए देखा है। बिल्कुल सही। तो सर अगर एक ऐसा लॉ ग्रेजुएट है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है और उसको ये जानना है कि मैं एक अच्छा वकील कैसे बन सकता हूँ, एक जज के पर्सपेक्टिव क्या है, एक जज के पर्सपेक्टिव से वो ऐसी क्या स्किल जो है वो एक्वायर करें कि वो सीख जाए कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, ये सब बातें वो कैसे सीख सकता है सर? मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए एडवोकेट के लिए मेन चीज़ 2 ही चीज़ होती हैं जी। क्रॉस एग्जामिनेशन उसका बहुत अच्छा होना चाहिए जी, और ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये उसके बेसिक है, इनके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता जी। क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो जिस पॉइंट पे करना है वो लॉ आपको पूरा आना चाहिए जी। जिस पॉइंट पर आपको करना है वो उसको सारी आपकी तैयारी होनी चाहिए जी। फिर जैसे क्रिमिनल केस में है तो जितने भी 161 के एविडेंसेस हुई है, स्टेटमेंट हुए, उन सबको पढ़े अच्छी तरह से, उनमें कहाँ क्या कमी नजर आ रही है जी। दूसरे जो विटनेस कोर्ट में आ रहे हैं तो उनसे पर्टिकुलर उस पॉइंट पर और लीगल पॉइंट पर क्रॉस एग्जामिनेशन लंबी करना कोई मायने नहीं रखता, उससे कोई जज पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता। केवल टू द पॉइंट होनी चाहिए कि फैक्ट्स में ये पॉइंट इसका कम रह रहा है या हम इस पॉइंट पर इसको थोड़ा सा डेविएट कर सकते हैं, उस डेविएशन का फायदा लेना। या जब आपने लीगल पॉइंट पर देखा तो लीगल पॉइंट में कोई कमी रह गई, उस कमी को आगे लाना है जी। क्रिमिनल केस में तो एडवोकेट को अगर हो सके संभव होना चाहिए, जाना चाहिए, जाकर के खुद मौके पे जाना चाहिए। ओके, जो साइट है वहां जाके खुद साइट को देखे, उस साइट के हिसाब से जो भी कमियां, क्योंकि नक्शा बनाते समय बहुत सी कमियां रह सकती हैं। बिल्कुल सर। तो वहां जाके देखेगा तो अपना नक्शा तैयार करेगा, उस नक्शे जब वो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा उस पॉइंट में वो उसको डाउट क्रिएट कर सकता है जी। तो मेन ये क्रिमिनल केस में डाउट क्रिएट करना है, तो उसके लिए उसको खुद उसमें जाना, उस परिस्थिति में पहुंचना चाहिए कि ऐसा होगा तो क्या हो सकता है जी। वहां ये झगड़ा हुआ तो क्या हो सकता है, तो वहां जाकर के आसपास क्या था, क्या वहां के लोग थे, खुद मालूम करना चाहिए, खुद भी थोड़ी पूछताछ कर दें, अलग से करनी चाहिए। जब एडवोकेट बन गया इतनी मेहनत थोड़ी सी करनी चाहिए सीखने के लिए, तभी वो सही क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। बाकी डॉक्टर आता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इंजरीज का नेचर कैसा होगा, किस तरह की इंजरी कैसी होगी, इस पॉइंट पे डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। ट्रू। तो ये सारे जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं जी, वो सारे उसको पता होने चाहिए, तभी वो ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएगा। जहां तक आपका ड्राफ्टिंग का है, ड्राफ्टिंग में तो लॉ की स्टडी जरूरी है ही, लॉ और उस लॉ से रिलेटेड जजमेंट्स जी, तो वो दोनों चीज की स्टडी होगी तब वो प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर पाएगा। उनमें कमी रही तो दूसरी पार्टी उसको उसी हिसाब से, बिल्कुल, या खुद ने डिफेंस के रूप में किया है तब भी अपोजिट पार्टी जो भी होगी वो उस कमी को पकड़ेगी, और उस कमी के आधार पर एक बार ड्राफ्टिंग खराब हुई तो केस पूरा बिगड़ जाएगा जी सर। तो नए एडवोकेट को ड्राफ्टिंग और क्रॉस एग्जामिनेशन को संबंध में पढ़ना भी चाहिए, और पर्टिकुलर पॉइंट्स को अपनी डायरी बना के कि किस पॉइंट में हमें क्या क्या चाहिए, मतलब हर एक्ट वाइज को थोड़ी डायरी तैयार करनी चाहिए, और डायरी में पॉइंट्स नोट करे, और उसके बाद में उसको जब भी ऐसा मौका है
अपने सीनियर्स के साथ, जब उसका इनिशियल स्टेज है तो सीनियर्स को भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे कि सर मेरे को भी साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन का, ड्राफ्टिंग का, मतलब वो थोड़ा रिक्वेस्ट करके ये चांस भी ले कि मेरे को मिल जाए। तो तब भी जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वो पूछ रहे हैं तो उसका ध्यान ही नहीं है, सीनियर पूछेंगे तो उसको ध्यान नहीं है, इतना वो कंसंट्रेट भी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ऐसा मौका जब भी मिले उसको आगे बढ़ने के लिए, अपनी तैयारी बताएगा सीनियर को, तो शायद सीनियर उससे इम्प्रेस हो गया कि सही कर पाएगा, उसको चांस दे दे। सर, तो लॉ कॉलेजेस में ना तो 3 ईयर में ना 5 ईयर में क्रॉस एग्जामिनेशन और ड्राफ्टिंग तो सिखाई नहीं जाती। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि लॉ कॉलेजेस में भी इसके लिए करिकुलम होना चाहिए? होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। अब आजकल जैसे मूट कोर्ट वाला करते हैं तो वो थोड़ा सा उसके उस लाइट में है, और बाकी इसमें ड्राफ्टिंग वाला, क्रॉस एग्जामिनेशन वाले होना चाहिए। कोर्स में क्या एक ना कुछ उनको कराना चाहिए जी। अगर कोर्स में नहीं है तो प्रैक्टिकल तैयार करने के लिए उनको अपने कॉलेजेस को भी चाहिए कुछ इस तरह का रखें प्रोविजन कि जिसमें उनको अलग से ये चीज़ें सिखा पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्रॉस एग्जामिनेशन और ड्राफ्टिंग की। तो सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक नया लॉ ग्रेजुएट है जिसने अभी लॉ किया है और वो कहता है कि सर मैं कैसे अब क्या करूं, आगे क्या करना चाहिए, मैं अपने आप को कैसे एक बेहतर वकील बनाऊं कि जजेस में रिस्पेक्ट करें, क्लाइंट को भी लगे कि मुझे लॉ आता है, कॉलेज में मैं अच्छा रहा हूं लेकिन मेरा मन जुडिशरी में जाने का नहीं है, प्रैक्टिस में जाने का है। तो मतलब एक जज के एस्पेक्ट से आपने तो पूरे इस प्रोफेशन को जिया है, तो क्या करे वो ऐसा? नहीं, नए एडवोकेट्स को देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा जी, क्योंकि जहां नंबर बहुत ज्यादा है, एस्टेब्लिश्ड एडवोकेट्स हैं जी, पार्टीज का मेन रुझान ये रहता है कि जिस वकील का नाम है हमें उसके पास ही जाना है जी। तो क्लाइंट्स का आना ये अपने आप में बहुत बड़ा वो है कि आपके पास क्लाइंट्स आए। तो क्लाइंट्स आने के बाद उनके साथ उनका जो डीलिंग है जी, वो क्योंकि जनरली क्या होता है जो माउथ पब्लिसिटी होती है ना वही काम आती है। अगर आपके पास 5 केस 10 केस आ गए, उन क्लाइंट्स की जो पब्लिसिटी होगी, माउथ पब्लिसिटी कि आपका बिहेवियर क्या है। ऐसा तो नहीं है वकील हर तारीख पे कुछ ना कुछ पैसे लेता है। तो एक तो पैसे के बारे में, फीस के बारे में जो भी आपको डिसाइड करनी है क्लाइंट से सही डिसाइड करें कि इतना टोटल में पैसा, मेरा पैसा ऐसे होगा, इस इंस्टॉलमेंट में इस तरह से लूंगा। जनरली क्या इमेज क्या बन गई है कि हर तारीख पे एडवोकेट कुछ ना कुछ लेता है। लोग आज जा रहे हैं तारीख पर तो एडवोकेट को कुछ ना कुछ दे करके आना है। तो आप अपनी एक अलग से इमेज बनाएं कि ये वकील साहब का ये कि इस तरह की उनके पास में जाकर के जो कुछ भी है सब कुछ क्लियर है। फीस बता दी इन्होंने, ये फीस इतनी है तो यही लेंगे, हर तारीख के हिसाब से इनका कोई लेना देना नहीं। तो ये जो इमेज बनेगी तो धीरे धीरे पब्लिश टाइम लगेगा, पर अपनी एक इमेज साफ सुथरी बनाए, क्लाइंट्स के प्रति वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें, तो वो क्लाइंट भी इनको भी लगेगा। तो सबसे बड़ी बात तो क्लाइंट्स के आने की है। क्लाइंट्स आ जाएं तो फिर उसकी तैयारी, उसमें मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी जी। और उसके लिए फिर वो जजमेंट्स पढ़ें, और हाँ उसके लिए तैयारी के लिए पूरी फाइल अच्छी तरह से पढ़ी हो, फाइल के नोट्स तैयार हो, उस नोट्स के हिसाब से लॉ और जजमेंट्स की तैयारी हो। तब पार्टी को भी लगेगा, आपके आने वाला जो क्लाइंट पार्टी आ गई उसको भी लगेगा चाहे जीता या हारा केस का वो, पर वकील साहब ने मेहनत बहुत की अच्छी मेहनत की, इम्प्रेस किया, उस पार्टी को भी किया, जज साहब को भी किया। लीगली केस खराब था, नहीं जीत पाए वो अलग बात। तो जीत हार की नहीं, मेहनत पूरी करनी चाहिए। सर, तो आपकी कोर्ट में कोई ऐसे एडवोकेट आए हो, कभी आपको लगा हो कि कोई ऐसा इंसिडेंट जिन्होंने आपको बहुत इम्प्रेस किया हो, यंग एडवोकेट हो, या फिर कुछ ऐसा हो कि केस उन्होंने एकदम केस का डायरेक्शन ही बदल दिया? नहीं, ऐसा यंग वालों में तो नहीं आया कोई नए एडवोकेट के रूप में ऐसा है। वही कह रहा हूँ मैं, अधिकतर होता क्या है वो एडवोकेट्स को चांस ही नहीं मिलता जी। यंग एडवोकेट जो आते हैं उनको चांस ही नहीं मिलता, वो केवल अपने सीनियर एडवोकेट के साथ खड़े रहने की पोजीशन में ही आते हैं जी जी। तो ऐसा नहीं आते वो। कई बार मैं तो कहता भी था कि आप तैयार करके लाओ। दूसरा, कई बार ऐसे मौके हैं उनको कहा भी तो वो ड्राफ्टिंग, एक छोटी सी एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट नहीं कर पाते थे। तो वो उनकी ये तो अभी कि मैं जब आर्बिट्रेशन में ही एक वकील साहब आए मेरे पास, तो क्योंकि उसमें बगलनामा दूसरा वकील साहब का था जी, तो मैंने कहा आप उनसे लाए हो के लिखवा के, साहब नहीं लाया। तो मैंने कहा एक एप्लीकेशन लिख दो, उन्होंने मेरे को ऑथराइज किया। तो उनकी एप्लीकेशन लिखने का तरीका, ना कुछ किसी को एड्रेस, ना केस का नंबर, ना कुछ, ऊपर यहाँ से शुरू कर दिया हिंदी में, मुझे इन वकील साहब ने आज आपके आने के लिए भेजा है। मैंने कितने साल हो गए प्रैक्टिस को? 5 साल हो गए।
मैंने कि 5 साल में आपको ये एप्लीकेशन लिखना कि किसी कोर्ट में या जहाँ पर अपने को पेश करनी है कोर्ट में, सबसे पहले केस का नाम होता है, किस कोर्ट का नाम, केस का नाम, ये तो लिखोगे। अब लिखता हूँ पार्टीज का नाम इसलिए बिल्कुल कोर्ट का नाम आएगा, पार्टीज का नाम आएगा, केस का नंबर आएगा, कुछ तो आएगा ना। अब खाली इस तरह से लिख के ला रहे हो, तो ये नए एडवोकेट जब प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। मतलब उनको थोड़े मेहनत करनी पड़ेगी उनको, जब मेहनत नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ा एक मेहनत करें, जो भी उनको फाइल वकील साहब भी दें, अगर सीनियर के साथ भी हैं तो वो जो फाइल दें उसको पूरी तरह से पढ़ के उसमें जो बेस्ट दे सकते हैं, लॉ ढूंढ करके, जजमेंट्स को ढूंढ करके वो ला करके समरी बना करके देंगे तो अपने सीनियर को इम्प्रेस कर पाएंगे, तो वो सीनियर से वर्क ले पाएंगे। हाँ, तभी सीनियर देंगे जब वो इम्प्रेस होंगे, भाई काम करके लाए हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए उनको फाइल पर मेहनत करनी पड़ेगी। केवल ये कि जाना है और बस जाके सुबह जाएंगे, वकील साहब ने जो दे दिया वो ये तारीख लानी है या एप्लीकेशन देनी है, उससे फिर आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। उसके लिए शुरू से मेहनत करें, जैसे आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है तो हमें शुरू से मेहनत करनी है जी। केस तो जब आएंगे जब भी आएंगे जी। बाकी अगर आपको किसी वकील साहब के साथ है तो मेहनत करें। मेरा तो ये है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। तो पहले डिजर्व करना होगा, फिर आप डिजायर कर सकते हैं। तभी और देंगे भी। जब भी दूसरा एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट जिसने अपना नाम बना रखा है, उसके साथ आप जुड़ तो गए जी, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे वो कैसे आप पे रिलाई करके आपको केस लेकर के भेज देगा कि ये केस आप करके आ जाओ। तो वहाँ तो उसको करना तो पड़ेगा ना, मेहनत करनी। तो सर आप CBI कोर्ट में भी रहे हैं, आप NDPS में भी रहे हैं, तो इतनी जो डाइवर्सिफाइड आप वर्क करते थे तो सर कैसे आप मैनेज करते थे? और NDPS कोर्ट में तो सर वो भी अलग एक केसेस का सबका अलग है, अलग नेचर होता है। पर पहले के शुरू के 5-6 दिन तो पूरा उसके रिलेटेड लॉ को पढ़ने में जाता था जी। हाँ, सबसे पहला काम जिस कोर्ट में जा रहे, क्योंकि वो बिल्कुल पहले कभी किया नहीं। हाँ। अब जाकर के आपको NDPS का काम करना है या CBI में करना है, तो जाकर के पहले उनका रिलेटेड एक्ट पढ़ना है, क्योंकि अब आप कोर्ट में बैठे हो तो वकील कुछ भी क्वेरी करता है तो आप तैयार होने चाहिए जी। तो कोर्ट में बैठने से पहले आपको तैयारी जरूरी है। होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, वो होमवर्क बिना उसके आप नहीं कर सकते जी, क्योंकि एडवोकेट तो आएगा, वो कुछ भी एप्लीकेशन लगा दे या कोई भी रिक्वेस्ट कर दे, अब आपको उसकी रिक्वेस्ट खारिज करनी है, मंजूर करनी है जी, वो लॉ तो आपको पता होना चाहिए जी कि आप उसको क्या मना कर सकते हो या उसको एक्सेप्ट करनी है। तो पहला काम तो यही होता था कि अपना होमवर्क करना, उस एक्ट को पढ़ना, पूरा एक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। कहीं जाने से पहले वो एक्ट पढ़े बिना कोर्ट में नहीं बैठना है, ये था, वो एक्ट पढ़ के जाना है। फिर उसकी तैयारी, फिर बाकी कुछ समय लगता है, फाइलों को भी, पुरानी फाइलों को भी देखने में इनमें टाइम लगता है जी। पर पहला काम सबसे पहले मैंने यही किया, उस एक्ट को पढ़ा पूरा जी। जाने के बाद मैंने जो किया वो तो पहले एक्ट को। तो वो जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चलती रहती है? वो तो चलती है, जुडिशियल सर्विस हो या एडवोकेट हो। हाँ। इसके लिए तो उसका हमेशा स्टूडेंट ही है वो। हाँ। सुप्रीम कोर्ट जज तक भी पहुंच जाएगी तो वो एक स्टूडेंट के रूप में ही है, पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। वो तो पढ़ना तो बहुत जरूरी है उसमें। तो सर अब आप आर्बिट्रेशन में भी काम कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट के पैनल में, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, आर्बिट्रेशन केसेस आते हैं तो सर आर्बिट्रेशन को लेकर भी स्टूडेंट्स को बड़ा एक एक्साइटमेंट है। स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि सारे कमर्शियल मैटर्स या सिविल नेचर के मैटर्स आते हैं नॉर्मली। तो मतलब इसमें सर करियर कैसे बन सकता है आर्बिट्रेशन लॉ में? आर्बिट्रेशन लॉ में मेन तो ये है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ अच्छे तरह से पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्ट्रैक्ट की है, क्योंकि वो एग्रीमेंट पर ही आधारित है। जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, पार्टीज का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसी से आर्बिट्रेशन निकलेगा। बिल्कुल। और उस कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाहर आर्बिट्रेटर जाएगा नहीं। तो आपको जब तैयारी करनी है, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन के जो एग्रीमेंट तैयार होते हैं, वो एग्रीमेंट में आप पहले उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसके बाद जाकर के आर्बिट्रेटर के सामने प्रैक्टिस करने जाना है। तो वहाँ प्रैक्टिस में तो मेन वही ड्राफ्टिंग आती है। मेन काम तो वो है कि इसमें एविडेंस तो हो नहीं हो, दोनों जरूरी नहीं है। बिना एविडेंस के भी जजमेंट उसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड हो सकता है। तो अगर लगता है आर्बिट्रेटर को कि अब डॉक्यूमेंट इतने सफिशिएंट है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रोसीजर फिक्स नहीं है आर्बिट्रेशन का जी। वो खुद आर्बिट्रेटर को ही डिसाइड करना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है जी। तो उसमें प्रोसीजर है नहीं, तो आपको डॉक्यूमेंट पे तो ड्राफ्टिंग वहाँ एडवोकेट के रूप में वो आपको ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट है जी।
तो ड्राफ्टिंग ही आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, तो कॉन्ट्रैक्ट की स्टडी बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट हो, पार्टनरशिप है, जिस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड है उनकी एक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी उसको। जो जॉइंट वेंचर वाले जैसे मामले होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वाले, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले वही आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही आते हैं उसमें आर्बिट्रेशन में। तो उनमें आपको वो ड्राफ्टिंग पहले पूरी होगी, वहां पर वो अगर आप पार्टी के एडवोकेट हैं तो जो आपने शुरू में एग्रीमेंट बनवाया जी उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज डालेंगे जी बिल्कुल, और उसी एग्रीमेंट के हिसाब से जब आर्बिट्रेशन में आएगा तो वो सारा एग्रीमेंट ही बेस रहेगा बिल्कुल। तो वो तैयारी होनी जरूरी है उसको। तो सर ये आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स कहाँ होती है एग्जैक्टली? आर्बिट्रेटर प्लेस अपने हिसाब से डिसाइड करता है। अच्छा ओके, हाँ आर्बिट्रेटर अपने हिसाब से। कोई भी कॉन्फ्रेंस रूम अगर किसी होटल में वो बुक कर लेता है तो वहाँ भी, हाँ वहाँ भी कर लेता है। हाँ। जैसे मैं तो करता हूँ, मेरे नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें करता हूँ। अच्छा हाँ, उसी में करता हूँ, तो कहीं भी आप वहीं पर आते हैं। तो आर्बिट्रेशन का सर फ्यूचर कैसा है? मतलब अच्छा, अभी आजकल तो है ही, हर एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज होना ही है। जो सिविल एग्रीमेंट जो है सारे सिविल एग्रीमेंट्स में आर्बिट्रेशन का आएगा, क्लॉज होगा ही, पहले आर्बिट्रेशन में जाना ही है। तो आर्बिट्रेशन का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। तो इसमें नए बच्चे जोड़ सकते हैं। अब वो ये मेन चीज आती है क्लाइंट्स मिलने वाली। बिल्कुल सर, हाँ। क्योंकि ये सारी बड़ी पार्टीज किस तरह से नए एडवोकेट्स पे रिलाई करें। ट्रू सर, हाँ। तो वो अगर कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो फिर उनको रिजल्ट देंगे वो। तो आर्बिट्रेशन का स्कोप तो बहुत अच्छा है। तो ये सर जो आपका अवार्ड आता है, तो फिर ये अवार्ड एग्जीक्यूट कैसे होता है फिर? इसका अवार्ड के लिए कॉमर्शियल कोर्ट में अप्लाई करना, कमर्शियल कोर्ट में जाना पड़ता है। और अगर इनको अपील करना हो तो सिर्फ अपील उसी में जाइए, कमर्शियल कोर्ट में। ओके, तो मतलब वो 3 मंथ्स का पीरियड रहता है जी, 3 मंथ्स में उसको कमर्शियल कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं सर, वहीं जाना। तो अभी तो सर आर्बिट्रेशन में बहुत सारे मतलब मैटर्स हमें सुनने को मिलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के हजारों करोड़ के जो मैटर्स हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होते हैं। हाँ, मैं इनफैक्ट सर एक केस पढ़ा था, दिल्ली मेट्रो और रिलायंस का था वो केस, अनिल अंबानी जी की कंपनी का, जिसमें कि दिल्ली मेट्रो के अगेंस्ट में उनको अवार्ड मिला था। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, क्योंकि उसमें भी कई लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने उस केस में देखी थी। तो मतलब आपको लगता है कि सर ये फील्ड बड़ा अच्छा है? और एक इसमें से पॉइंट और है जो हमने अभी मिस कर दिया कि आप एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट रहे, फिर आप एज ए जज रहे। जज रहते हुए सर आपने अलग अलग कोर्ट्स में आपने बताया जेजे के मैटर्स आपने देखे, एनडीपीएस के देखे, सीबीआई के देखे, और कितने क्रिमिनल मैटर्स भी आपने बताए जो आपने देखे हैं। उसके बाद सर आप पोस्ट रिटायरमेंट जो थे वो आप लॉ मेकिंग में थे सर? नहीं, लॉ मेकिंग सर्विस में रहते हुए लॉ मेकिंग में, तो सर्विस में लॉ का जो लॉ डिपार्टमेंट रहता है वो सर्विस में रहते हुए उसमें पोस्टिंग होती है जी, एज ए डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। डीजे कैडर के लोग जाते हैं उसमें। तो वहां पर लॉ मेकिंग के जितने भी लॉ बनते हैं जी उनकी वेटिंग होती है। ओके, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करते हैं। तो वहां पर लॉ की जब वेटिंग होके लॉ का जब तक सील नहीं लग जाती, अप्रूवल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी लॉ नहीं बन सकता, मतलब विधान असेंबली में नहीं जाएगा। ओके, पहले लॉ डिपार्टमेंट से उसकी वेटिंग होगी तब असेंबली में जाएगा जी। तो वहां पर ये काम था, या अपील नो अपील के जो मैटर्स होते हैं उनका था डायरेक्ट लिटिगेशन के रूप में। तो ये वहां पर इम्पोर्टेंट अलग तरह का नेचर का वर्क था, तो वो करने में अलग एक्सपीरियंस था। वो मैंने 4 साल तक सर्विस में ही था। आफ्टर रिटायरमेंट तो मैं सेक्रेटरी लोकायुक्त रहा, लोकायुक्त में। ओके, लोकायुक्त। ओके, बाकी लॉ डिपार्टमेंट में सर्विस में था। सर्विस में 7-8 ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ पोस्टिंग है, पोस्ट है हमारे। तो आपने सर अलग अलग डायमेंशंस जो है वो लॉ फील्ड के आपने डिस्कवर किए? हाँ, ये तो मतलब आप सर्विस में है तो इतना लंबा टाइम था तो जी चांस मिला ही कि अलग अलग तरह का केस पर। कई जगह तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट में अलग कोर्ट नहीं होती थी, सारा काम ही करना, जितनी अलग सारी कोर्ट सारा काम ही होता है। जब होता है फैमिली कोर्ट का भी काम आपको ही करना है, फैमिली कोर्ट नहीं है उनमें, तो वो काम भी खुद को ही करना था। MACT का भी किया है मैंने उदयपुर। MACT में मोटर एक्सीडेंट क्लेम के वो केसेस भी आते हैं, वो उदयपुर था मैं, वहाँ MACT कोर्ट में था, या NDPS CBI जयपुर में था। तो सर ये आप इतना आपने काम किया ना, तो एक मेरे को एक क्वेश्चन अभी अराइज हुआ कि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को सर रिड्यूस प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे कर सकते हैं सर? देखो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोर्ट्स का नंबर कम है। ओके, जैसे जैसे अपनी अवेयरनेस बढ़ रही है लॉ के प्रति, तो लिटिगेशन बढ़ रहा है। लिटिगेशन बढ़ रहा है तो कोर्ट्स का नंबर जब तक नहीं बढ़ेगा, उस रेशो से नंबर नहीं बढ़ेगा, तो कोई भी कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकते।
राइट। क्योंकि टाइम में एक पार्टी नहीं, नंबर ऑफ केस बढ़ना, नंबर ऑफ ऑफिसर्स कम होना, इसके अलावा एडवोकेट्स पर डिपेंडेंसी हो जाती है कि वो हम पार्टी के लिए ये भी नहीं कर सके एडवोकेट नहीं आया तो केस को आगे बढ़ा दें। बिल्कुल। तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ता है, और प्रोसीजर अपने आप में लंबा है। हर स्टेज पर अगर आपने एक एक दो दो तारीख भी गई तो वो टाइम तो लेगा ही लेगा। बिल्कुल। अभी जैसे NIA की बनाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स बना दिए कि जल्दी केसेस निपट जाए, पर आज सबसे ज्यादा खराब स्थिति NIA के केसेस की। उनमें किसी कोर्ट के पास में 20,000, 15,000, 25,000 ऐसे एक कोर्ट के पास में केसेस पेंडिंग है जी। तो वो कैसे निपटाएंगे उसको, कैसे तारीख, शॉर्ट तारीख कैसे देंगे? 25,000 केसेज को 20,000 केसेज में तारीख देनी है तो 1 तारीख के बाद तो उसका नंबर 4 महीने बाद ही आएगा। बिल्कुल सर। तो इनमें जल्दी कोर्ट नहीं निपटा पाएंगे जब तक नंबर ऑफ कोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। नहीं बने तो नंबर ऑफ कोर्ट्स और बढ़नी चाहिए। नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ेंगे तभी आप इस लाइट में कर सकते हैं। बाकी अब ठीक है, लोक अदालत का काम करते हैं तो उनमें निपटते हैं केसेस जी, पर फिर भी पेंडेंसी कम नहीं हो सकती जब तक नंबर ऑफ कोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे। तो पॉलिटिकल विल बहुत रिक्वायर्ड है। हाँ, इसमें तो भाई कोर्ट्स का नंबर तो गवर्नमेंट ही बढ़ाएगी सर। तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा करना, वो सारा करना, वो तो गवर्नमेंट ही बढ़ाएगी, और गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगी तो पेंडेंसी बढ़ती रहेगी। सर यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि हमारे एक्स जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। वो इस बारे में कई भारत के चीफ जस्टिस बात करते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे जजेस बात करते हैं इसके बारे में। इसमें भी गवर्नमेंट की जब तक इच्छा नहीं होगी, गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति होना जरूरी है। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट्स में है जी, तो सबकी कंसेंट लेना भी कठिन नहीं है, पर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो तो कभी भी कर सकती है। क्योंकि प्रपोजल तो बहुत समय से तैयार पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास, सब कुछ तैयार है। ओके। केवल जिस दिन इच्छा शक्ति हो तो ये काम आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। तो हम सर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर UPSC की तरह भी होनी चाहिए। हाँ। अब कब होगी, होनी चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन में होना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए सर। तो उससे सर शायद रिक्रूटमेंट जो है वो और फास्ट होगा, एक फिक्स टाइम में होने लग जाएगा, फास्ट होगा तो यूनिफॉर्मिटी आएगी सिस्टम में, और ऑल इंडिया ऑफिसर्स का कैडर बनेगा एक। बिल्कुल। हाँ। तो थोड़ा सा वर्क में गति आ सकती है, और कहीं फंडिंग का जो फंड कोर्ट्स के क्रिएशन वगैरह का भी गवर्नमेंट उसमें फिर सोच सकती है कि कोर्ट्स को भी बढ़ाने का जी। पर सबके हित में, मतलब पब्लिक के हित में तो यही है कि ये सर्विस बने जी। सर हमारे जो ऑडियंस हैं वो सारे लॉ एस्पिरेंट्स हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग, तो उनको आप क्या सर एडवाइस करेंगे, उनको क्या फैक्टर कंसीडर करने चाहिए जब वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जब आप लॉ पढ़ना शुरू करते हैं ना, उस समय से ही दिमाग में रखना चाहिए कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है। ओके। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा कोर्स बहुत लेंदी है, RGS का कोर्स बहुत लेंदी है, बहुत सारे पेपर्स हैं जी। तो जब आप पढ़ रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, उस समय से उसी रूप में तैयारी मत करें कि एग्जाम पास होना, लॉ का एग्जाम पास करना कोई टफ काम नहीं है जी, पर हमें केवल लॉ पास नहीं करना, हमें तो जुडिशियल ऑफिसर में जाना है। तो वहीं से अगर आप नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, अपनी डायरी मेंटेन सब्जेक्ट वाइज बनाना शुरू कर देंगे, तो वो जुडिशियल सर्विस के एग्जाम देने में बहुत मदद मिलेगी जी। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को लगातार जो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी ना जी, तो वो उसका अच्छी तरह से आप उपयोग उस समय कर सकते हैं। केवल आपको डायरी देखनी पड़ेगी सब्जेक्ट वाइज जब आपको एग्जाम देने हैं जी, तो वो आपको एकदम से याद होने लग जाएगा, ये मेरा नोट साथ के बनाए हुए हैं। ट्रू। तो शुरू से ही करना शुरू कर दें। आप लॉ फर्स्ट ईयर में आए जब भी, तो उसके जो पेपर हैं, उस समय के जो पेपर हैं उनकी बना लें, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर की बना लें, तो उन सब्जेक्ट्स को समय से लग जाएंगे। जो नहीं है, बहुत सारे पेपर सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नहीं आते, 3 ईयर्स में नहीं है, हाँ। उनके बाद में बनाने पड़ेंगे फिर जी। तो एक तरीके से वो 3 साल में काफी अपना तो कवर हो गया, सिलेबस कवर कर लिया आपने, बाकी जो एक्ट्स बचे हैं उनके बाद में तैयारी कर लेंगे, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा उनको। क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ता ही जा रहा है कंपटीशन, तो ये फैक्टर उनको कंसीडर करने चाहिए, ये करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये करेंगे तो थोड़ा ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने के चांस बन जाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि माइंडसेट जो है जुडिशरी का हम बाद में बनाएंगे, पहले लॉ कंप्लीट कर। हाँ, वो बनाएंगे, फिर आपको चांस लेने पड़ेंगे जी। एक चांस में नहीं होगा कि फर्स्ट चांस उन्होंने केवल ये देखने के लिए दिया कि पेपर कैसा आता है,
फिर सेकंड चांस दिया, थर्ड चांस दिया, तो वो टाइम खराब होगा। जितनी जल्दी आप सर्विस में एंटर होंगे जी सर, उतने ही चांस आपके ऊपर जाने के, आगे बढ़ने के कम हो जाएंगे। भाई लेट होंगे तो लेट बनेंगे, आगे नहीं बन पाएंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट जज, हाईकोर्ट जज तक बनने के चांस तभी बनेंगे आप अगर अर्ली सर्विस में एंटर हो जाए। बट सर पता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स से कंप्लेन करते हैं, कॉलेज के साथ प्रिपरेशन नहीं हो रही है मेरी, कॉलेज के साथ, ये कंप्लेन इनफैक्ट स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ, पर खुद को करनी है ना जी, खुद को करनी है, वो प्रिपरेशन खुद को करनी है। कॉलेज भी हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब्जेक्ट वही पढ़ना है आपको, उसके नोट्स बना लें बस जी, नोट्स बना के पढ़ने के हैबिट डाल लेंगे जी, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सर ये बड़ा अच्छा आपने गुरु मंत्र दिया क्योंकि स्टूडेंट्स इसी बात को शायद इग्नोर कर देते हैं कि अगर वो साथ साथ में अगर प्रॉपर एक नोट्स मेकिंग करेंगे तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो ये बना नोट्स बना के पढ़ेंगे तो जुडिशियल सर्विस का एग्जाम बहुत इजी लगेगा फिर। और वो अगर टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर दें तो फिर सिलेक्शन जल्दी होगा। हाँ, वो टाइमली प्रिपरेशन आप फर्स्ट ईयर से ही कर रहे हो जी, 5 ईयर कोर्स है आपका, हाँ, या 3 ईयर कोर्स है, तो इतना लंबा कोर्स है कि तैयारी तो इतनी लंबी होगी ना। जी बिल्कुल सर। उसके साथ साथ तैयारी चल रही है, बाद में तो एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको 3 महीने 6 महीने साल में उन सबको रिवाइज कर लोगे, और जो दूसरे एक्ट्स हैं उनकी तैयारी कर लोगे उनके लिए जी। तो वो नोट्स बनाने की हैबिट नहीं होती जनरली। क्या लॉ में जो आते हैं उनको नोट्स बनाने की हैबिट नहीं होती। बिल्कुल सर, मैंने देखा है खुद, मैंने कई बार ये नोटिस किया कि नोट्स नहीं बनाते जी। अब साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नोट्स बना के पढ़ते हैं, जो ये अपने मेडिकल के जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, इनकी हैबिट्स नोट्स बना के पढ़ने को होती है। लॉ स्टूडेंट्स की हैबिट नहीं होती नोट्स बना के पढ़ने, तो ये हैबिट डेवलप कर लें वो शुरू से, तो बहुत इजी हो जाएगा उनको कहीं भी किसी भी कंपटीशन में क्लियर होना। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप हमारे इनविटेशन पे आए और सर आपने इतनी वैल्यूएबल जो गाइडेंस है सर आपने शेयर करे, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करें जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।